जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। क्या भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी थी ईरानी नेवी शिप को बचाने की? भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, भारत के किसी भी बेस का इस्तेमाल नहीं कर रही है यूएस नेवी। यूएस ने टेस्ट फायर करी है अपनी सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल। भारत बना रहा है बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स और अभी तक यूएस के 4 ब्यूटीफुल एडवांस्ड फाइटर जेट हुए शॉट डाउन। तो यूएस की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि श्रीलंकन कोस्ट के पास इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानियन नेवी की फ्रिगेट आइरिस डेना पर अमेरिकन सबमरीन ने ही टॉर्पेडो से हमला किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहली बार है जब किसी अमेरिकन वॉरशिप ने टॉर्पेडो की मदद से दुश्मन की किसी शिप को डुबोया है। और इस घटना की यूएस ने एक ऑफिशियल वीडियो भी जारी करी है। और इस शिप की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद से श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए अपने एसेट्स को रवाना किया था। और श्रीलंकन अथॉरिटीज़ की तरफ से ही कंफर्म किया गया कि इस हमले में इस वॉरशिप में सवार करीब 87 सेलर्स की जान गई है, जबकि 32 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित रूप से इसमें यूएस की फास्ट अटैक सबमरीन ने मार्क 48 हैवी वेट टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया है। और यह भी कंफर्म हुआ है कि ईरानियन नेवी की जो वॉरशिप हिट हुई है तो वो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किए गए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भी पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आई थी। यहाँ पे उन्होंने जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था और वो यहाँ पे 16 से 25 फरवरी तक रही थी। और इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में फिर पार्टिसिपेट करने वो वापस से ईरान की तरफ जा रही थी, तब उस समय यूएस सबमरीन ने इस वॉरशिप पर हमला किया। और इसी वजह से इस पर एक डिबेट ये चल रही है कि भारत को यूएस के इस एक्शन पर विरोध करना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट से साबित ये होता है कि जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है अब वो भारत के दरवाजे तक आ चुका है। और सीधे सीधे कहा जाए तो वेस्ट एशिया वाले क्राइसिस में किसी तरह से भारतीय नौसेना को जबरदस्ती घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कुछ ईरानियंस भी कहते हुए दिख रहे हैं कि ईरानियन नेवी की जो वॉरशिप यूएस के हमले में डिस्ट्रॉय हुई है तो वो भारतीय नौसेना की मेहमान थी और उनके ही इन्विटेशन पर वो यहाँ पे आई थी। लेकिन इसी मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ आधिकारिक सोर्सेस के हवाले से कंफर्म किया गया है कि ईरानियन नेवी की इस वॉरशिप ने 28 फरवरी को वॉर डिक्लेयर होने के बाद से भारत से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मांगी थी। ईरानियन नेवी की जो ये वॉरशिप है 16 फरवरी से 25 फरवरी तक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट कर रही थी, जबकि ईरान पर यूएस इजराइल के जो ऑपरेशन है वो 28 फरवरी से शुरू हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 25 फरवरी को भारत से रवाना होने के बाद जब इस शिप पर हमला हुआ था तो ये भारत के टेरिटरी से बाहर थी और ये इंटरनेशनल वाटर्स में थी। और ये भारत के गेस्ट 16 फरवरी से 25 फरवरी तक थे। और जबकि इस पर आज भारतीय नौसेना की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है जिसमें यह बताया गया कि श्रीलंकन नेवी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 4 मार्च 2026 की सुबह कोलंबो में स्थित एमआरसीसी में ईरानियन नेवी की आइरिस डेना से डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त हुआ था। और ये शिप श्रीलंका की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरिया के अंडर उनके सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में गाले से 20 नॉटिकल माइल्स वेस्ट में तैनात था। और फिर श्रीलंकन नेवी से सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने 4 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे अपने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स को तुरंत ही लॉन्च कर दिया था। और जबकि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए एयर ड्रॉपेबल लाइफ राफ्ट्स के साथ एक और एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर रखा गया था। और इसी बीच उस क्षेत्र के आसपास तैनात भारतीय नौसेना की जो आईएनएस तरंगिनी है तो उसको भी बचाव कार्य में सहायता के लिए भेजा गया। और वो 4 मार्च 2026 को शाम 4 बजे तक सर्च एरिया में पहुंच गई थी। और इस समय तक श्रीलंकन नेवी और अन्य एजेंसीज के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा चुका था। और इंडियन नेवी की जो आईएनएस इक्षक है तो उसे भी सर्च एफर्ट्स में मदद के लिए कोची से रवाना किया गया। और नेवी की जो शिप है वो मिसिंग पर्सन्स की तलाश के लिए इस क्षेत्र में मानवीय सहायता के तौर पर लगातार तैनात है। बाकी श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के कोऑर्डिनेशन में सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स लगातार जारी हैं। तो भारतीय नौसेना के स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। पहला ये कि ईरान की शिप जहाँ पे यूएस सबमरीन ने इसको टारगेट किया तब ये श्रीलंका के गाले से 20 नॉटिकल माइल्स वेस्ट पर थी। और वो जो एरिया है वो श्रीलंका के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन के अंडर आता है, यानी कि वो जोन जहाँ पे भारत नहीं बल्कि श्रीलंका एमरजेंसीज को कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा ये भी क्लियर हुआ है कि जो डिस्ट्रेस कॉल है वो पहले एमआरसीसी कोलंबो को ही मिला था और उसी वजह से श्रीलंका ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया। यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि ईरान की शिप ने भारतीय नौसेना से ऐसी कोई मदद मांगी भी नहीं थी। और भारतीय नौसेना को जैसे ही श्रीलंकन अथॉरिटी से सूचना मिली तो भारत ने तुरंत ही एक्शन भी लिया। और हाँ, अगर यह हमला भारत की टेरिटरी के अंदर हुआ होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन ये जहाँ पर हुआ है वो भारत के कंट्रोल जोन में नहीं आता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये भारत आई थी भारत के इन्विटेशन पर। और एक्सरसाइज के बाद जब ये भारत से रवाना हुई और वापस ईरान की तरफ जा रही थी तब इस पर हमला हुआ।
लेकिन जिस एक्सरसाइज में ईरानी नेवी की वॉरशिप पार्टिसिपेट कर रही थी वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी और उसमें ईरान के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ की नेवीज पार्टिसिपेट करने आई थी। तो इसलिए जो कंडीशन ईरानी नेवी की वॉरशिप के साथ थी वो बाकी देशों की नेवीज के साथ भी थी जो कि इसे पार्टिसिपेट करने आई थी। और अगर भारत किसी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के क्षेत्र से बाहर जाने के बाद उन शिप्स के साथ क्या होगा तो भारत उसे भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जब से ईरान के साथ ये वॉर की शुरुआत हुई तो सीधी सी बात है कि ईरानियन मिलिट्री के जो एसेट्स हैं अब वो भी वॉर में हैं और दुश्मन की सेना उनको टारगेट कर सकती है। और यही सेम कंडीशन यूएस और इजराइल के साथ भी है कि उनके एसेट्स भी ईरान के लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और जो यूएस है वो ऑलरेडी ईरान की शिप्स को ग्लोबली ट्रैक करता है और संभावित रूप से जिस जगह पर हमला हुआ तो वहाँ पे यूएस को ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा फेवर में मिली होंगी, जैसे कि वो वॉरशिप ईरान के एयर कवर से बहुत दूर थी, इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रही थी और क्राउडेड मिडिल ईस्ट वाटर से बाहर भी थी। और इंडियन ओशन पहले से एक ग्लोबल मिलिट्री जोन है जहाँ पे भारतीय नौसेना के अलावा यूएस, चाइना और अन्य मेजर पावर्स की जो नेवीज़ हैं वो लगातार ऑपरेट करती रहती है। और इस घटना पर ईरान के विदेश मंत्री की क्या स्टेटमेंट है वो भी आप सुन लीजिए। उनका ये कहना है कि अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारतीय नौसेना की अतिथि और लगभग 130 सेलर्स को ले जा रही फ्रिगेट डेना पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया है। और आगे उन्होंने ये कहा कि मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने द्वारा स्थापित की गई इस मिसाल पर बहुत पछतावा होगा। बाकी इस पूरी स्टेटमेंट में क्या आपने कहीं एक जगह पे ऐसा देखा जहाँ पे ईरान ये कह रहा है कि ये जो हुआ इसमें भारत की भी जिम्मेदारी थी ईरान की शिप को बचाने की। और आपको एक बात और स्पष्ट कर दे कि हम यहाँ पे यूएस के इस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अब यूएस ने सही किया गलत किया तो उस पर सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो लोग इस इंसिडेंट को लेकर भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी पर प्रश्न उठा रहे हैं तो उन्हें तथ्यों को एक बार सही से देखना चाहिए। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन में यूएस आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने क्लेम किया कि ईरान वाले रीजन में अब यूएस के सारे बेस तबाह हो चुके हैं और अब यूएस को भारतीय नौसेना के बेसिस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि यूएस वेटरन की तरफ से जो क्लेम किए गए हैं फर्जी हैं और यूएस नेवी द्वारा जो भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल करने की बात की गई है तो वो दावा पूरी तरह से फेक है और गलत है और ईरान पर हमला करने के लिए यूएस भारत के कोई भी बेस या पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मृत्यु पर भारत की लीडरशिप ने ऑफिशियली कोई भी शोक या संवेदना व्यक्त नहीं करी है। तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री ने आज ईरानियन एम्बेसी में ईरान के राजदूत से मुलाकात करी और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त किया है। और इसके अलावा भारत सरकार के बिहाफ में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कंडोलेंस बुक भी साइन करी है जो कि खामेनेई की मृत्यु के बाद ओपन की गई थी। बाकी वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो अब अजरबैजान भी पहुंच चुका है। ईरान, इजराइल, यूएस इनके बीच फायर एक्सचेंज लगातार जारी है और अजरबैजान एयरपोर्ट पर ईरानियन ड्रोन से हमला होने की रिपोर्ट सामने आई है। और उनके रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस हमले में किस टाइप के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अपनी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी उपाय होंगे तो उनको उठाने की तैयारी भी चल रही है। वहीं ईरान की IRGC की तरफ से क्लेम किया गया है कि यूएस सबमरीन द्वारा ईरानी नेवी की वॉरशिप पर किए गए हमले के कुछ घंटों के बाद उन्होंने भी नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में अमेरिकन ऑयल टैंकर पर स्ट्राइक करी है। जबकि साइप्रस को ड्रोन के हमलों से बचाने के लिए स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड भी अपनी नेवल एसेट्स को भेज रहे हैं। और जबकि ईरान के हमलों से अपने नेवल और एयर बेसेस को बचाने के लिए फ्रांस ने UAE में रफाल फाइटर्स को भी डिप्लॉय किया है। वहीं इसी भी जैसी भी रिपोर्ट से कि जो ईरानियन वेसल्स है वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पोर्ट कॉल के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट का अप्रूवल चाह रही है। और इस बात पर श्रीलंकन पॉलिटिशियंस ने अपनी चिंता व्यक्त करी है कि वेस्ट एशिया का जो वॉर है वो उनके देश के तट तक पहुंच सकता है। वहीं आज UAE की एयर डिफेंस ने 7 और बैलिस्टिक मिसाइल्स को अटैक किया था, जिसमें से 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल उनके देश के क्षेत्र के अंदर गिरी है। वहीं आज भारतीय प्रधानमंत्री और उनके फ्रेंच काउंटरपार्ट ने भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर टेलीफोन पर कन्वर्सेशन करी है। और वहीं आज भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच भी टेलीफोन पर बातचीत हुई है। बाकी आज इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन में ईरान के राजदूत ने कंफर्म किया है कि हमने अपने सभी नेबर्स को कहा है कि हम केवल यूएस के बेसिस पर हमला कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं बेसिस से हमको टारगेट किया जा रहा है। और ईरान के राजदूत का साफ कहना है कि इस वॉर की शुरुआत हमने नहीं बल्कि यूएस और इजराइल ने करी थी। जबकि ईरान ने इंडियन ओशन में मिसाइल्स लॉन्च करने का क्लेम भी किया है और उनके मुताबिक उनके इस हमले से जो USS अब्राहम लिंकन है तो उसे पीछे हटना पड़ा है। और जबकि ईरान की IRGC के मुताबिक US डिस्ट्रॉयर को टारगेट करने के लिए उन्होंने गद्र 360 बैलिस्टिक मिसाइल और तलहे क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया था। बाकी आज इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन में जब ईरान के राजदूत से प्रश्न पूछा गया कि क्या ईरान US और इजराइल के साथ निगोशिएशंस करने के लिए तैयार है तो उनका क्लियरली कहना था कि अभी तक तो नहीं।
वहीं इसी को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के ऑपरेटिव्स हैं तो वो इस वॉर को समाप्त करने के लिए यूएस की CIA के साथ बातचीत करने के लिए ओपन है। और ये कहा गया कि ये जो ऑफर है ये किसी अननेम्ड कंट्री की स्पाई एजेंसी के माध्यम से दिया गया है, जबकि इस पर ना व्हाइट हाउस, ना CIA और ना ही ईरान, इनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियली रिस्पॉन्स नहीं आया है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबल LGM-30G मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है। और यूएस की जो ये मिनटमैन 3 है तो ये डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी मशहूर है और इसे यूएस की इन्वेंट्री में मौजूद सबसे पावरफुल मिसाइल्स में से एक काउंट किया जाता है। और यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि जो टेस्ट है ये उनके लैंड बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट की ऑपरेशन रेडीनेस का आकलन करने के लिए था। और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल के 2 री एंट्री व्हीकल्स ने मार्शल आइलैंड्स में क्वाजिलिन अटॉल पर प्री डिटरमाइंड टारगेट्स तक पहुंचने के लिए कई हजारों मील तक ट्रैवल किया। और इससे पहले अमेरिका ने अपनी इस मिनट 3 मिसाइल को पिछले साल नवंबर में टेस्ट किया था। बाकी इस डूम्सडे मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर्स तक है और इसकी मदद से अमेरिका पृथ्वी पर मौजूद अपने किसी भी दुश्मन टारगेट तक पहुंच सकता है। और ये अमेरिका की एकमात्र नॉन मोबाइल साइलो बेस्ड लैंड बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अपने साथ 3 इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। बाकी इसको डूम्सडे का नाम मिला है तो उसको ऐसा ही नहीं मिला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि ईरान के खिलाफ यूएस और इसराइल के ऑपरेशंस को इम्पॉसिबल बनाने वाले एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए रशिया सब कुछ करने के लिए तैयार है। और रशिया ने मिडिल ईस्ट में ऐसे हमलों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा है जिनसे सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं। बाकी जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कहा था कि तेहरान के ऊपर एक और अमेरिकन फाइटर जेट को शॉट डाउन किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद यूएस और इजरायली मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि जो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है वो ईरान का ही है। लेकिन टॉप एयर पावर एनालिस्ट टॉम कूपर के मुताबिक जो तेहरान के ऊपर एयरक्राफ्ट शॉट हुआ है वो अमेरिका का F-15 स्ट्राइक ईगल ही है और इसको मिलाकर अब ये चौथा एयरक्राफ्ट हो चुका है। यानी कि अभी तक 4 ब्यूटीफुल वेरी एक्सपेंसिव अमेरिकन जेट्स गिर चुके हैं। हालांकि अभी तक इस पर यूएस गवर्नमेंट या यूएस एयरफोर्स ने इस दावे को ना तो ऑफिशियली कंफर्म किया है ना ही इसको ऑफिशियली डिनाई किया है। जबकि इसराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान पर अपने ऑपरेशन के दौरान नॉर्थ ईस्टर्न तेहरान में उनकी एक कोवर्ट न्यूक्लियर साइट पर भी स्ट्राइक करी है। जबकि एक बड़ा अपडेट ये सामने आया कि लेबनीज गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के निर्देश दिए कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेंबर्स जो कि उनकी कंट्री में प्रेजेंट हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए और उनको कोई भी एक्टिविटी करने से प्रिवेंट किया जाए। वहीं इसके अलावा बुधवार को यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस ने ईरान के एयर स्पेस और उनके वाटरवेज को कंट्रोल कर लिया है और उनके मुताबिक ईरानियन एयरफोर्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। और उनका यह दावा है कि ये कैंपेन अभी भी अपने अर्ली फेसेस में ही है और हमने तो लड़ना अभी शुरू ही किया है बस। और यूएस और इजरायल ईरान की महत्वपूर्ण मिलिट्री कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से डिग्रेड करने का दावा कर रहे हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारत के प्राइवेट स्टार्टअप्स को भारत के लिए कुछ बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को विकसित करने के लिए कहा है जो कि भारत के स्पेस एसेट्स को सुरक्षा प्रदान करे। और रिपोर्ट के मुताबिक इन बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को विकसित करने के लिए जो डिस्कशन है वो भारत सरकार और स्टार्टअप्स के बीच एडवांस्ड स्टेज में है और जो प्राइवेट कंपनीज है वो 2026 के पहले हाफ में ही पहली टेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने का एम भी बना रही है। और ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स भारत के स्पेस एसेट्स को सुरक्षा प्रदान करने से लेकर थ्रेट्स को काउंटर करने में भी इस्तेमाल होंगे। बाकी इसके तहत और भी लॉन्चेस को इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक एक्सपेक्ट किया गया है। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है इसे सरकारी एजेंसियों द्वारा एक्वायर किया जाएगा, फिर जिसके बाद और भी बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स विकसित होंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि CISF की DG की तरफ से बताया गया है कि CISF के अगले मॉडर्नाइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर जो ड्रोन और एंटी ड्रोन ट्रेनिंग है उसे और बड़े पैमाने पर किया जाएगा और CISF ड्रोन्स और साइबर थ्रेट्स को काउंटर करने वाली अपनी कैपेबिलिटीज़ को विकसित करेगी। और इसी के तहत गृह मंत्रालय ने ड्रोन ऑपरेशंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स की ट्रेनिंग के लिए एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का अप्रूवल भी दे रखा है। बाकी एक अपडेट यह है कि फ्रांस के साथ रफाल डील को लेकर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने भारत की कंडीशंस के बारे में बताया है। जैसे पहली कंडीशंस तो यह है कि जो फाइटर्स हैं तो वो अधिकतर मेड इन इंडिया होंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि इनमें स्वदेशी कंटेंट की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके लिए हम फ्रांस के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और भारत के मन में एक सीमा होगी और साथ ही हमारे वेपन्स को इंटीग्रेट करने की हमारी क्षमता भी होगी। और अगर सोर्स कोड तक पूरी तरह संभव ना हो तो कम से कम ICD यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच हमें मिलनी चाहिए ताकि हमारे वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट किया जा सके। बाकी उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि फिलहाल अभी तक यूएस और रशिया की तरफ से भारत को जो 5th जनरेशन फाइटर्स के ऑफर हैं तो उन 5th जनरेशन फाइटर्स की खरीद को लेकर कोई ऐसा ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।
एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसका नाम है आसिफ मर्चेंट, जिसकी उम्र है 47 ईयर्स, और इसे यूएस की FBI ने 2024 में गिरफ्तार किया था। और इस पर आरोप यह है कि ये अमेरिका के कुछ टॉप लीडर्स, जिसमें अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन और फॉर्मर UN राजदूत निकी हेली, तो इनको मारने के लिए इसने साजिश रची थी। और यूएस कोर्ट में इसने इस बात को स्वीकार किया है कि इस काम को करने के लिए जो ईरान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, तो उन्होंने इसको मजबूर किया था और इसकी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। बाकी इस आसिफ मर्चेंट ने यूएस के टॉप लीडर्स को असैसिनेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था $5,000 पर, लेकिन इसने जिसको किलर समझ के हायर किया वो एक्चुअल में FBI के ही अंडरकवर एजेंट्स निकले। और इसने ये कहा है कि अप्रैल 2024 में ईरान के एक हैंडलर ने इसको कांटेक्ट किया था और उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो यूएस ट्रैवल करे और फिर इस काम को अंजाम दे। और बाद में उसे 3 पॉसिबल टारगेट्स दिए गए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट बाइडन और निकी हेली। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी जो भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है। और पाकिस्तान को ये लगता है कि ये एग्रीमेंट एक रीजनल और ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को डीस्टेबलाइज कर सकता है। और अपनी इस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में पाकिस्तान थोड़ा सा रोया भी है, जिसमें उसने ये कहा है कि ये जो अरेंजमेंट है एक बार फिर से रिप्रेजेंट करता है कि कैसे सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के क्षेत्र में फिर से एक और देश को स्पेसिफिक एक्सेप्शन मिल रहा है। और ये दावा भी एक ऐसा देश कर रहा है जो खुद न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी चुराकर दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स बांटने के लिए मशहूर है। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान को भारत और कनाडा की इस डील की चिंता छोड़कर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ईरान की मिसाइल सब कभी भी उनकी तरफ भी आ सकती है, क्योंकि टर्की और अजरबैजान का नंबर तो आ चुका है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर P श्याम सुंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर कितनी फोर्सेस आती हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।